नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, देख रहे हैं हम यूजीसी हिंदी सेट नेट अध्ययन में देख रहे हैं हम झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने इसके पहले भाग में देखा कि कनक जो है वह रसोई में कुछ खाना बना रही है और पसीने से तरबदर हो गई है। पूरी के लिए उसने प्लेट लगाकर दूसरे कमरे में दिया है और वो पूरी कहता है कि तुम भी आओ खाना खाओ। और कनक कहती है कि मैं पहले कुछ 2 लोटे पानी ले लूँ, यानी स्नान करके फिर खाऊंगी, ऐसा कहती है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का भाग अभी। ऐसे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। पूरी ने आँच से लाल चेहरे पसीने से लथपथ लथपथ गुसल खाने की ओर जाती कनक को बाहों में उठा लिया। यानी वहाँ पसीने से तरबदर एक वहाँ आँच के कारण चेहरा जो है कनक का लाल हुआ है और उसकी सराहना करते हुए वह कनक को पूरी ने उठा लिया है। अधीरता से उसके माथे कपोल चुंबक ओठों को बार बार चूमने लगा। कनक ने इतने प्यार के गर्व से पूरी के प्यार को और उस उकसाया, छी गंदे, देखो देखो तो कितना पसीना। यानी वो पूरी जो है प्यार से चूमे जा रहा है और कनक कहती है कि देखो ये पसीने से तरबदर हुआ चेहरा आप चूम रहे हो, ऐसा कहती है। उसने पूरी के गले में बाहर डाल दी, यानी कनक ने भी उसके गले में बाहर डाल दी। सास ससुर और परिवार के चले जाने से घर में भय गया, सूनापन उड़ गया। घर प्रेमोन्मत्त मिथुन के अ, मिथुन के कुजन और घुटर घू से भर गया। यानी वो घर में कोई नहीं था, दोनों ही थे, सास ससुर। वो जो उसकी छोटी पूरी की बहन थी वह भी चली गई और घर में आप ये दोनों ही थे। वह उसको टोकने वाला या रोकने वाला कोई नहीं था। कनक और पूरी को प्रेम के उन्माद में आत्मविस्मृत हो जाने का अवसर मिला। यानी दोनों को समय दे पाने में या दोनों में जो भी वह प्रेममय क्रीड़ा है वह करने में समय मिला। कनक को पूरी के लिए रसोई चौका, बिस्तर लगाना, उठाना, कमरों में झाड़ू कुचुहारी करना कुछ भी भारी न था। यानी घर का जो काम था कनक को करने में कोई भारीपन न था। बिस्तर डालना, झाड़ू मारना, जो भी रसोई का काम है, घर के अन्य काम है, वह करने में कनक को भारीपन नहीं लगता था। इस सब के साथ वह अखबार का काम करती थी। यानी वह कनक जो है घर का भी काम करती थी और अखबार का भी। वह पंखों के नीचे नीचे पली थी। उसने गर्मियाँ पहाड़ों पर काटी थी, पर उसे जुलाई अगस्त में पंजाब की गर्मी और उमस की भी नहीं खल रही थी। यानी जो कनक जो है एक अच्छे घर में पली बड़ी हुई थी। वह जब गर्मी के दिन आती थी तो वह पहाड़ी इलाकों में नैनीताल में जाती थी और फिर उसको गर्मी ये कुछ भी नहीं था, ऐश आराम के साथ जीवन जिया वाली वह लड़की थी। और वह जुलाई अगस्त में पंजाब की गर्मी, वह उस पर कुछ असर ही नहीं था। उसे एक बात खल जाती थी, वह थी कभी कभी पूरी का आक्रामक चिड़ चिड़चिड़ा उठना। यानी उसको वह कभी कभी एक ही बात का गुस्सा आता था, एक ही बात बुरी लगती थी। वह कभी कभी वह जो है पूरी जो है वह चिड़चिड़ा उठता था, गुस्सा हो जाता था। विशेषकर तृप्ति से शांति की मुग्धावस्था में कनक को ऐसा अनुभव पहली बार विवाह के 3 सप्ताह बाद ही हो गया था। यानी वह विशेषकर स्तुप्ति से शांति की मुग्धा अवस्था में कनक को ऐसा अनुभव पहली बार विवाह के 3 सप्ताह बाद ही हो गया था। माधुर्य की मुग्ध मूर्छा में ऐसा अपमान और कटुता कनक के हृदय को आर पार भेद देती थी। यानी वह जो पूरी का जो चिड़चिड़ापन है कनक के व्यवहार में, कनक के हृदय में एक अंधाधुंध मचा देता था। कनक के ससुराल में आने पर पूरी ने उसके प्रति इस प्रकार विनय और आदर का व्यवहार आरंभ किया था कि वह स्वयं उसकी अपेक्षा भी अधिक आदर की पात्र थी। यानी ससुराल अगर शादी विवाह हो जाने के बाद पूरी जो है वह कनक को आदर और प्यार सम्मान से रख रहा था, आदर से बात करता था, एक आदर्श की पात्र बनी थी। बहू को इतना सिर चढ़ा लेना सास को अच्छा नहीं लगा था, परंतु 2 मास बीतते बीतते बहुत थकावट, उत्तेजना और क्षोभ की अवस्था में कनक के प्रति व्यवहार में पूरी से
भूल हो जाने लगी। यानी वह शादी जब नई-नई ब्याह हुआ था तब वह पूरी जो है कनक का एक अच्छी तरह से ध्यान रखता था, सब कुछ वह अच्छी तरह से ध्यान रखता था, सब कुछ वहाँ एक आदर सम्मान करता था। लेकिन धीरे-धीरे 2 माह बीत गए और फिर उसके उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा और वह जो पूरी जो है कनक से दूर नज़र करने लगा, यानी पहले के जैसी वह उसकी देखभाल या आदर सम्मान नहीं करने लगा, क्योंकि काम-काज की बातें और कुछ भी हो सकता है। कनक को इससे बहुत चोट लग रही थी, यानी कनक के मन को अभी बुरा लग रहा था कि इसने नई-नई जब शादी हुई थी तब इसने इतनी अच्छी देखभाल की, लेकिन आप है तो आप वो हम उसको समय नहीं दे रहा है, ऐसा वह कनक के मन में एक बात हिचक रही थी। वह उस ओर लक्ष्य न करके या भूल जाने का यत्न करती थी। यानी कनक भी वह उसी बातों पर लक्ष्य न करके कहीं दूसरे कामों में मन लगाकर जो भी वह बात थे उसको भूल जाने का प्रयत्न करती थी। परिवार के बसी निरखाह चले जाने पर दोनों को प्रेम के उन्माद में निर्बांध हो जाने का अवसर मिला तो कनक उससे गदगद हो गई थी। यानी घर में जो उसके उसके सास ससुर थे कनक के, वह चले गए थे। उसके बाद उन दोनों के बीच में बाधा डालने वाला घर में कोई नहीं था, दोनों ही थे। तो वह कनक जो है वह प्रेम के श्रृंगारिक वातावरण में गदगद हो गई थी। यानी उसने वह जो दोनों के साथ जो बीतने वाला समय है उसको उसने अपना लिया था। उसे आशा थी वह अपने आप को न्यौछावर करके अपने प्यारे को अधिक यत्न से संभाल सकेगी, परंतु आबाद सामीप्य, स्वच्छंदता और कनक के प्रेम के व्यवहार का परिणाम उल्टा ही होने लगा। यानी कनक को लगा था कि ऐसे दोनों हम दोनों ही हैं और दोनों के माहौल में एक मैं जो पूरी जी जान उसका लगाकर पति पर उसके प्यार को अधिक बढ़ाने में प्रयत्न करूँ, ऐसा वह सोच रही है। लेकिन उसका जो व्यवहार था कनक का वह उल्टा ही हो गया, उसके जैसा सोचा था वैसे उसके विरुद्ध होने लगा। कनक को लगा पूरी के स्नेह के आवेग का उच्छ्वास क्षीण होता जा रहा था। यानी पूरी के अंदर का जो उत्साह था, प्रेम करने की जो उत्साह था, उमंग थी, वह धीरे धीरे पूरी की कम होती जा रही थी। जिस चूहल और काम केली के लिए वह पहले आतुर हो जाता था, आप उसे आकर्षित नहीं करती थी। यानी पहले जो वह पूरी जो है एक काम चेतना में पिघल जाता था, काम चेतना में आतुर हो जाता था। लेकिन आप धीरे धीरे उसके अंदर की जो काम चेतना है वह कम होती जा रही, उसको आकर्षित नहीं करती थी। प्रेम के व्यवहार में से उमंग मिटती जा रही थी। अभी प्रेम का जो व्यवहार था उस उमंग से प्रेम पाने की जो उमंग थी और वह ये काम चेतना जो थी पूरी के अंदर की धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पूरी कभी आवेग में बह भी जाता तो अंत में उसे आत्मशय के असंयम का उग्र संदेश घेर लेता। यानी कभी कभी वह प्रेम के आवेग में कनक के साथ आ ही जाता था तो वह आते ही आत्मसंयम का उग्र संताप घेर लेता था। यानी मन के जो ये होता था वह उसको एक घृणा सी होती थी। कनक ने बहुत गंभीरता से बहुत बार सोचकर समझा, अनेक कामों की थकावट और चिंता से यूं ही इतने परेशान रहते हैं, मैं व्यर्थ बातों से परेशान करती हूँ। यानी कनक सोचती है कि पूरी जो है वह अन्य कामों से, अन्य भागदौड़ से, जो अखबार का काम, प्रेस का काम, यह सब कुछ करके वह थक जाते हैं और फिर मैं उन पर उनको परेशान करती हुई ये व्यर्थ बात है, ऐसी वह मन ही मन सोचती है। उसे मन में ग्लानि और लज्जा अनुभव होती, यानी कनक को मन में ग्लानि और लज्जा अनुभव होती है कि मैं ही उसको आवेग में आने के लिए मजबूर करती हूँ। कनक संयम का निश्चय कर लेती तो कुछ समय बाद पूरी का उच्छ्वास और आवेग उछल पड़ता। यानी कनक जब पीछे हटती थी और फिर वह पूरी जो है वह आयोग है, जो वहाँ प्रेम का उच्छ्वास है उसमें आ जाता था, उसमें कुछ उमंग भर जाती थी और वह पूरी जो है कदम बढ़ाता था। कनक को अच्छा लगता, परंतु परिणाम में फिर पूरी चिड़चिड़ाहट, विरक्ति और आत्मग्लानि मिलती। यानी कनक को अच्छा लगता था लेकिन फिर कुछ समय के पश्चात या कुछ देर बाद वह पूरी के अंदर चिड़चिड़ापन, विरक्ति और आत्मग्लानि मिलती थी। कनक फिर लज्जा और संताप से मिट्टी हो जाती। यानी कनक फिर वह खुद ही खुद वह लज्जा महसूस करती और असंतोष से मिट्टी हो जाती। क्या मेरी भूख इतनी अधिक है? उसे बहुत अपमान अनुभव होता। यानी वह कहती है कि मेरी जो काम की जो भूख है वह इतनी अधिक है जो कि पूरी थक रहा है और वह मुझे अपमानित कर रहा है।
ऐसा वह सोच रही है। नाज़िर की नीति गांधीवादी और कांग्रेसी समाजवादी विचारधारा के समर्थन की थी। यानी नाज़िर का जो पत्र था, उसकी नीति, उसके विचार जो थे गांधीवादी थे, गांधी के तत्वों पर चलने वाला यह नाज़िर पत्र था। पुरी और कनक के अतिरिक्त नाज़िर के दफ्तर में और कमल प्रेस में कोई भी नाज़िर की नीति का समर्थक नहीं था। यानी उस कमल प्रेस में केवल पुरी और कनक जो है, यह दोनों ही नाज़िर पत्र के समर्थक थे, बाकी के नहीं थे। नाज़िर का मैनेजर मनमोहन सिद्धू विभाजन के परिणाम देखकर कांग्रेस विरोधी हो गया था। यानी जो नाज़िर का जो मैनेजर था, वह मनोहर सिद्धू, वह विभाजन होने के बाद कांग्रेस का जो पक्ष था उसके विरोध में हो गया था। कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए सिद्धू के विचार में कांग्रेस की विभाजन के परिणामों और हिंदुओं के हनन के लिए उत्तरदायी थी। यानी वह कांग्रेस ने जो भी वह विभाजन से शरणार्थियों की स्थिति हुई थी, विभाजन के जो भी परिणाम थे, वह कांग्रेस ने अपना लिए थे और उसको सहमति भी दी थी। लेकिन सिद्धू के विचार और कांग्रेसी विभाजन के परिणामों में हिंदुओं के साथ जो भी गलत हुआ, जो भी अन्याय अत्याचार हुआ, वह था। और वह राष्ट्रीय सेवक संघ के गैर कानूनी करार दे दिए जाने से भी वह असंतुष्ट था। यानी कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय सेवक संघ है उसके गैर कानूनी करार दिया था, तो इससे वह सिद्धू जो था एक असंतुष्ट था। रिक्कीराम और सिलेंडर का मशीन मैन भी कांग्रेसी विरोध थे। यानी रिक्कीराम और जो सिलेंडर मशीन पर काम करने वाला जो मशीन मैन है, वह भी कांग्रेस पक्ष के विरोधी थे। उनके कांग्रेस विरोध का कारण यह था कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी नहीं थी, परंतु वे सब नाज़िर या पुरी के नौकर थे। यानी वह कांग्रेस के विरोधी मशीन मैन कांग्रेस के विरोधी थे। उनके कांग्रेस विरोध का कारण यह था, यानी उस कमल प्रेस में काम करने वालों का कांग्रेस का विरोध करना का कारण यह था कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम विरोधी नहीं थी, परंतु वे सब नाज़िर या पुरी के नौकर थे। यानी पुरी के नौकर थे, इसीलिए वह कांग्रेस के विरोध में थे। उन्हें जो कुछ लिख कर दे दिया जाता वे छाप देते थे। यानी पुरी जो कुछ भी लिख कर देता था, उन नौकरों को वह छापना पड़ता था। पुरी कभी कभी उलझन भी अनुभव करता था। वह चाहता था कि ठीक समझ रखने वाले सहायक हो तो काम अधिक सरलता से हो, दफ्तर में वातावरण ठीक रहे। यानी पुरी हमेशा सोचता था कि दफ्तर में जो भी वातावरण हो ठीक अच्छी ढंग से हो, और जो भी वह उलझन वह नहीं उत्पन्न नहीं होने देता था। मास्टर जी के बसी निरार खा चले जाने से पूर्व ही पुरी ने मदन मोहन सिद्धू को नाजिर में 125 मासिक पर मैनेजर रख लिया था। यानी मास्टर जी यानी उसके पिता जब थे, तभी वह पुरी ने मनमोहन सिद्धू को नाजिर का मैनेजर पद पर रखने के लिए 125 रुपये मासिक वेतन देकर रख दिया था। सिद्धू लाहौर के केसरी के दफ्तर में असिस्टेंट मैनेजर था। यानी जो सिद्धू जो था, वह लाहौर के केसरी नामक जो पत्र था उसके दफ्तर में असिस्टेंट मैनेजर था। उसने पत्र की बिक्री संगठित करके और कुछ विज्ञापन बटोरकर अपनी उपयोगिता शीघ्र ही प्रमाणित कर दी थी, परंतु संपादन कार्य में केवल कनक ही हाथ बटा रही थी। यानी उसको जो था, वह सिद्धू को जो था पहला अनुभव था, उसके अनुभव के बल पर उसने नाजिर में ही तुरंत उपयोगिता जो भी वह उसका अनुभव है उसके बल पर विज्ञापन बटोर कर वह कर कर उसको पहुंचा दिया। लेकिन जो संपादकीय काम था वह तो कनक को ही करना पड़ रहा था। पुरी को सार्वजनिक काम में पूर्वापेक्षा अधिक समय देना पड़ रहा था। यानी पुरी को सार्वजनिक काम जो था उसको अधिक समय देना पड़ रहा था। नवंबर से कनक की तबीयत फिर शिथिल रहने लगी थी। पुरी अनुभव कर रहा था कनक के लिए दफ्तर में 10-12 घंटे बैठना कठिन था। यानी वह कनक की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक हो गई और उसको पुरी जो है वह अनुभव कर रहा था, समझ रहा था कि दफ्तर में यानी ऑफिस में कनक को 10-12 घंटे बैठना कठिन था, उचित नहीं था। भूपेंद्र रक्ष लाहौर में छत्रपति के संपादकीय विभाग में था। यानी जो भूपेंद्र रक्ष जो था वह लाहौर में छत्रपति के संपादकीय विभाग में काम करता था। वह कहानी और
मज़ाही या मज मज़मूम विद्रूप भी लिख लेता था, यानी जो वह अच्छी तरह से लेख कहानी वो लिख लेता था। 2 कहानियाँ और कम्युनिस्टों की नई नीति पर एक तीव्र विद्रूप उसने सौजन्य में ही नाज़िर को दे दिए थे, यानी उसने नाज़िर में छापने के लिए एक कम्युनिस्ट की जो नीति थी उसका तीव्र विद्रूप करते हुए एक लेख भी नाज़िर में दिया था। दिसंबर से पुरी ने उसे सहायक संपादक रख लिया था, परंतु उसके काम से पुरी को संतोष न था। यानी दिसंबर माह से उसने जो है वो उस भूपेंद्र को सहायक संपादक के रूप में नाज़िर के काम में रखा था, लेकिन पुरी जो उसके कार्य से या उसके काम से संतोष नहीं था। और रक्त का व्यवहार नितांत व्यावहारिक नितांत व्यावहारिक था, यानी जो भी वह था वह व्यावहारिक नितांत नहीं था। उसे उसे भाषा पर अच्छा अधिकार और पत्र की दूसरी व्यावहारिक बातों का अनुभव था, परंतु वह केवल तनख्वाह के लिए काम कर रहा था। यानी वह उसको एक भाषा का अच्छा अधिकार, यानी भाषा का अच्छा ज्ञान था और पत्र की भी व्यावहारिक जो बातें थी उसका भी अनुभव था, परंतु वह केवल एक तनख्वाह पाने के लिए, एक पैसे पाने के लिए वह जॉब करता था। पूरी उसे पत्र का उत्तरदायित्व देकर निश्चित नहीं हो जा सकता था, यानी पूरी जो है उसके हाथ में पूरा पत्र देकर निश्चित नहीं हो जाना चाहता था। कहीं उसके हाथ में पूरा पत्र दे दिया और फिर उसने कुछ गलत किया, कुछ रिश्वत लिए की तो कुछ ये हो जाता है, इसलिए वो इस डर से पूरी जो है उसको पत्र का जो पूरा कार्यभार उसके हाथ में नहीं देना चाहता था। कनक ने अप्रैल मई तक तो किसी तरह काम निभाा, परंतु अब उसकी अवस्था दफ्तर में बैठने लायक नहीं थी। यानी कनक ने भी अप्रैल मई माह तक काम किया, लेकिन अब जो है उसकी अवस्था बिगड़ चुकी थी और वह बैठने लायक नहीं थी। इस अवस्था में भी कनक जितना काम कर देती थी, रक्स उसका आधा भी करने के लिए तैयार नहीं था। यानी कनक की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कनक काम करती थी। जितना काम करती थी उसका आधा भी काम जो भूपेंद्र रक्स है वह काम नहीं करता था। पुरी को ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जो कनक की अनुपस्थिति को पूरा कर सके और थोड़ा बहुत स्वयं उसकी भी उत्तरदायित्व बटा सके। यानी पुरी को ऐसा सहायक काम करने वाला इंसान चाहिए था जो कि कनक की अनुपस्थिति, यानी कनक न आए तो उसका पूरा काम कर सके और वह जो भी कनक का जो उत्तरदायित्व है उसको संभाल सके। पुरी और कनक ने अपने विवाह की सूचना प्रीतम सिंह गिल को दे दी थी। यानी पुरी पुरी और कनक ने विवाह कर लिया, इसकी जो सूचना है गिल को, यानी जो प्रीतम सिंह जिसको दिल्ली में कनक से मिला था उसको दी थी। नाजिर नियमित रूप से उसके पते पर भेजा जा रहा था, यानी नाजिर जो पत्र है वह गिल के यहाँ भेजा जा रहा था। पुरी और कनक ने गिल से अनुरोध किया था, तुम अनुभवी पत्रकार हो, हम लोग तुम्हारी राय और सुझाव से सहायता की आशा रखेंगे। यानी कि कनक और कनक और पुरी ने राय दी थी उस गिल को कि तुम जो है वो एक अनुभवी पत्रकार हो और तुम्हारी सहायता की हमें हमें आवश्यकता है, ऐसा वह किया था। गिल इस अनुरोध की रक्षा के लिए वर्ष भर में 4 लेख नाजिर के लिए भेज चुका था। गिल जो है वह सहायता की अपेक्षा एक ऐसा कहने के बाद वह नाजिर में 4 लेख भिजवा चुका था। कनक ने पुरी को लखनऊ में गिल से परिचय होने की घटना, उसकी उदारता, परस्पर विश्वास की सभी बातें बता दी थी। प्यार के गर्व में यहाँ तक कह दिया था, तुम मेरे मन में न बसे होते तो गिल को आत्मसमर्पण कर देती। यानी वह जो है वह गिल के बारे में कनक ने पुरी को बता दिया और कहा इतना ही कहा, यदि पुरी को कि तुम मेरे दिल में न बसे होते तो मैं खुद को गिल को समर्पित कर देती थी, ऐसा वह कहने लगी थी। तुम ऐसे ठग हो कि पहले ही बांध लिया था। यानी वो कनक पुरी को कहती, तुम ऐसे ठग हो कि तुमने मन ही मन मुझे पहले ही बांध लिया था, नहीं तो मैं पूरा जो आत्मसमर्पण है वह मैं गिल को करने वाली थी। ऐसा बांधा कि सैकड़ों मील दूर रहकर भी मिल पाने का कोई सहारा न होने पर भी तुम्हारा सम्मोहन मुझे जगड़े रहता। यानी वो कनक पुरी से कह रही है कि इस प्रकार बांधा था, तुमसे दूर होकर ही कहीं ना कहीं एक जुड़ाव था और एक सम्मोहन था और तुमसे मिलने में मुझे विवश किया था, ऐसा वह कहती है। कनक ने आंखें ततेरी खुद उठपटांग करते
रहे पर मुझे मुझे अपनी चीज़ बनाकर जगते रहा। यानी कनक कहती है, कनक आंखें तेतरी कर कर, आंखें फाड़ कर या आंखों में ये कुछ भाव उत्पन्न करके बोलती है, खुद तो तुम उटपटांग हरकतें करते रहे, लेकिन मुझे हो कि एक जकड़ में, एक बंधन में बांध कर रखा। पूरी ने खिन्नता प्रकट की। कन्नी, मेरी उस यंत्रणा और विक्षिप्ति की याद क्यों दिलाती हो? यानी वह पूरी जो है, पूरी पहले कनक आने से पहले वह उर्मिला के साथ था, तो वह पूरी जो है वह कहता है कि कन्नी, मेरी जो हुई पूर्व की जो स्थिति थी उसको तुम याद क्यों दिलाती हो? हंसी मजाक का बुरा न माना करो, हम और किस से दिल्लगी करे। कनक ने प्यार से मना लिया। यानी वह कनक हंसकर कहती है कि हंसी मजाक का बुरा बुरा मत मानो। मैं हम तुम्हारे साथ दिल लगी नहीं तो और किसके साथ करेंगे? ऐसे प्यार भरे शब्दों से समझाया। पूरी के सामने जब भी सहायक संपादक का प्रश्न आता था, उसे गिल की याद सबसे पहले आती थी। यानी पूरी के सामने जब भी सहायक संपादक का अच्छा होना चाहिए ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाता था, तब उसे गिल की याद सबसे पहले आ जाती थी। वह सिद्धू और कनक से चर्चा भी करता था। यानी वह सिद्धू जो था उससे और कनक से चर्चा करता था। सिद्धू कहता था, आप दोनों के साथ गिल मिल जाए तो कहना ही क्या, क्या सितारा तो उसी के दम पर चलता था। यानी वह सिद्धू जो है वह कहता है, कनक तुम्हें यानी पूरी और कनक के साथ यदि गिल मिल जाए तो एक अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने जो सितारा जो पत्र था वह सितारा पत्र केवल गिल के दम पर ही चलता था। पूरी भी कहता था, गिल आ जाए तो सब चिंता दूर हो जाए, पर गिल को बुलाने में संकोच होता था। इसके दो कारण थे। यानी पूरी भी सोचता था कि गिल आ जाए तो अच्छा है, लेकिन गिल को बुलाने में संकोच होता था। इसके दो कारण थे। पूरी लाहौर में गिल को अपना सीनियर कहकर संबोधन करता रहा था। यानी पूरी जब लाहौर में था तब वह गिल को अपना सीनियर यानी अपना वह पूरी से वह ऊंचे पद पर या उससे बड़ा था। यह एक कारण था। और दूसरा यह था कि 2 वर्ष पूर्व बेकारी के समय वह उससे सहायता की याचना कर चुका था। यानी 2 वर्ष पहले जो है उसको बेकारी था तब उसकी सहायता की याचना कर चुका था। लखनऊ में गिल प्रूफ रीडर बनकर चाहे केवल 80-90 रुपये ही ले रहा था, परंतु क्या वह पूरी के अधीन काम करना स्वीकार करेगा? यानी वह लखनऊ में गिल जो है वह प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा था 80-90 रुपये लेकर, परंतु वह पूरी का बात सुनकर पूरी के अधीन रहकर पूरी के बंधन में रहकर वह काम करना स्वीकार करेगा क्या? ऐसा यह प्रश्न सोच रहा है। गिल को पूरी 150 दे देने के लिए तैयार था। यानी पूरी जो है गिल को 150 रुपये तनख्वाह देने को तैयार था। पूरी 250 ले रहा था, परंतु वास्तव में यह पूरी और कनक दोनों के श्रम का वेतन था। यानी पूरी जो है 250 रुपये ले रहा था, परंतु यह दोनों के श्रम का वेतन था। वहाँ पर जो है कनक भी काम कर रही थी और पूरी भी, यानी दोनों का मिलकर 250 रुपये आ रहा था। गिल अकेला था। समाजवादी अस्थि होने के नाते उसे सवासों में भी बुरा न मानना चाहिए था। यानी गिल जो था एक अकेला था, उसकी तो शादी विवाह कुछ नहीं हुआ था, अकेला जीवन जीता था, तो उसको जो 150 रुपये है वह भी अच्छा होता था। अपनी पार्टी में काम करता तो 40 ही लेता। दूसरी शंका थी, यानी वह पार्टी में काम करता तो 40 रुपये लेता था, लेकिन दूसरी शंका थी कि अगर गिल ने कम्युनिस्ट होने के कारण अपना दृष्टिकोण भी पत्र में देना चाहा तो। यानी गिल पूरी के सामने दूसरा प्रश्न आया, यदि गिल कम्युनिस्ट हुआ है, कम्युनिस्ट के दृष्टिकोण को गिल ने अपना लिया है और उसने पत्र में वो देना चाहे तो वह नाजिर का जो पत्र है वह तो गांधीवादी है, गांधी के विचारों पर चलने वाला है, लेकिन गिल ने कम्युनिस्ट के दृष्टिकोण से कम्युनिटी विचार उस पत्र में दिए, तो यह सोच रहा है पूरी। गिल पार्टी से बहिष्कृत था, परंतु कम्युनिस्टों का भरोसा क्या? पूरी का अनुभव था। कम्युनिस्ट पार्टी से संपर्क टूट जाने पर भी कम्युनिस्ट बने रहते हैं। यानी वह कहता है, पूरी सोच रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी से गिल का जो है संपर्क टूट चुका है, लेकिन जो विचारधारा है वह तो गिल के अंदर है, लेकिन वह कम्युनिस्ट पार्टी से दूर होकर भी वह लोग जो है कम्युनिस्ट बने रहते हैं, ऐसा वे सोच रहे हैं।
पूरी संचालक और संपादक के स्थान से अपना और कनक का नाम बदलने के लिए भी तैयार नहीं था। यानी पूरी जो है वह नाजिर का संपादक था, इससे कनक का और खुद का नाम बदलने के लिए भी तैयार नहीं था। गिल क्या पत्र में अपना नाम दिए बिना काम करना स्वीकार कर लेगा? यानी गिल जो था अपना खुद का नाम पत्र में न दिए बिना भी काम करना स्वीकार करेगा क्या? यह भी प्रश्न पूरी के सामने था। अनुभव के बिना व्यवसाय का रहस्य नहीं पाया जा सकता। पूरी ने भी अनुभव से समझा कि पत्र के संपादन और संचालन का मर्म बहुत अच्छा लिख लेना ही नहीं है। यानी वो पूरी कहता है कि किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो अनुभव ही उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का रहस्य है। और पूरी ये भी कहता है कि अनुभव से ही समझा जा सकता है, और अनुभव पत्र के संपादन और संचालक का मर्म बहुत अच्छा लिख ले। यानी संपादन करना, किसी पत्र का संपादन करना केवल उसमें एक अच्छा लेख या अच्छी सजावट या अच्छा आकर्षित बनाने से उसका अच्छा संपादन नहीं होता है। सैनिक का कौशल शस्त्र प्रयोग है, परंतु सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। यानी किसी सैनिक का जो कौशल है वह शस्त्र प्रयोग, यानी वह सैनिक जो है किस कुशलता से शस्त्र चलाता है, इस पर उसका कौशल निर्भर होता है। मगर सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। सेनापति का काम कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। यानी सेनापति का काम क्या होता है? वह कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। यानी यह वाक्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। सैनिक का कौशल्य शस्त्र प्रयोग है, परंतु सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। सेनापति का काम कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। यानी वह शस्त्र लेकर लड़ाई करना, शस्त्र चलाना, यह काम तो सैनिक का है, लेकिन सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। फिर भी कौशल यानी कुशल शस्त्र चलाने में कुशल निपुण सैनिक का जो है चुनाव करना, संचालन करना, यह सेनापति का काम होता है। अभी यहाँ पर जो है वह सेनापति कौन है? पूरी है, और सैनिक जो है अन्य नाजिर में काम करने वाले लोग हैं। अच्छे लेखकों का उचित प्रयोग कर सकना संपादक का काम है। एक अच्छा लेख लिखने में दिन भर खपा देने की अपेक्षा समुचित प्रसंगों पर अच्छे लेख लिखवाकर उनका समन्वय और उपयोग कर सकता है। यानी किसी अच्छा लेख लिखवा लेना और उसको एक समन्वय एक अच्छा जानकर छपवाना उपयोग कर सकता है। पूरी के मन के कशिश जी के प्रति क्रोध मिट गया। यानी पूरी के मन में जो भी कशिश के प्रति क्रोध था वह मिट गया। अब उसे भूपेंद्र जैसे लोगों से असंतोष था, जो अपने सामर्थ्य का कम से कम उपयोग करना ही चातुर्य समझते थे। यानी अब पूरी के मन में किसके प्रति विद्रोह था, किसके प्रति क्रोध था? वह जो था भूपेंद्र क्या करता था? केवल तनख्वाह के लिए ही काम करता था और वह ऐसे ही इसका ये करता था। पूरी ने गिल को स्वयं लिख कनक से पत्र लिखवाया। यानी पूरी ने गिल को स्वयं पत्र नहीं लिखा, लेकिन कनक से पत्र लिखवाया। नाजिर में संयोग के लिए अनुरोध था, परंतु अपनेपन के अधिकार से स्पष्ट बात लिख दी। यानी वह नाजिर पत्र में एक सहयोग करने के लिए अनुरोध था, विनंती की थी, लेकिन एक अपनेपन के अधिकार से भी कनक ने लिख दी थी। अपनी योग्यता का वेतन चाहो तो हम कहाँ से दे सकेंगे? जिस तरह हम दोनों निर्वाह कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। यानी उन्होंने स्पष्ट कहा था कनक ने पत्र में कि अपनी योग्यता का, यानी गिल को कहा था कि तुम्हारी योग्यता के अनुकूल वेतन चाहो तो हम कहाँ से, यानी तुम्हारी योग्यता के अनुसार हम तुम्हें वेतन नहीं दे सकते हैं। जिस तरह पूरी और कनक निर्वाह कर रहे, उसलिए तुम्हारा ही निर्वाह हो जाएगा। पत्र की नीति तुम्हारे सामने है, शायद उससे तुम्हें संतोष न हो, परंतु तुम्हारे लिए असह्य होने का भी कारण नहीं है। यानी वह जो भी पत्र की नीति थी वह लिखी थी, और कहते हैं कि तुम्हें असहाय होने की कोई कारण नहीं है, यह भी बता दिया था। संचालक संपादक के नाम दूसरों के हैं, इसलिए नीति का उत्तरदायित्व भी तुम क्यों अनुभव करो? यानी जो संचालक संपादक करने वाले वह तो दूसरे लोग हैं, तो इस पर गिल पर उत्तरदायित्व आने की कोई बात ही नहीं थी, ऐसा वह कहते हैं। हमें सहायता की आवश्यकता है और
और संगति का भी तो कुछ मूल्य समझना चाहिए। यानी वह कहते हैं पत्र में हमें सहायता की आवश्यकता है और जो भी संगति थी उसका भी कुछ मूल्य समझना चाहिए। यानी एक भावनिक होकर वह लिख रहे हैं। गिल जालंधर आ गया था नाजिर के दफ्तर के लिए। अब प्रेस के ऊपर केवल एक कमरा काफ़ी था। यानी वह गिल जो थे एक नाजिर के काम में जालंधर आ गया था और जो प्रेस के ऊपर केवल एक ही कमरा काफ़ी था। सदा प्रेस और दफ्तर में रहने से पूरी और कनक को भी शांति नसीब न होती थी। यानी जो वह गिल जो है वह हमेशा प्रेस में और दफ्तर में ही रहता था, तो वह कनक और पूरी को भी शांति नसीब नहीं होती, यानी शांति नहीं मिलती थी। पूरी ने एक सरकारी अफसर का अफ- पुरी ने एक सरकारी अफसर का शिमला में तबादला हो जाने के कारण बिकमपुरा मोहल्ले में खाली हो गया छोटा सा मकान अलाट करा दिया था। यानी पुरी ने जो किसी वहाँ पर कोई एक कर्मचारी था, उसका तबादला, उसकी जो बदली है उसका तबादला कहीं और हो बिकमपुर में हो चुका था और वह उसका घर वो छोड़कर गया था। वह घर जो है गिल को दिया था। गिल के लिए भी कुछ प्रबंध करना ज़रूरी था, यानी गिल के लिए भी प्रबंध करना ज़रूरी था रहने के लिए। प्रेस के ऊपर रसोई की कोठरी बहुत छोटी न थी। चौका चूल्हा तोड़ देने से उसमें एक खाट समा गई और दरवाजे के सामने 2.5-3 फुट जगह भी रह गई। गिल के रहने का प्रबंध हो गया, यानी गिल का रहने का प्रबंध हो गया। रिकीराम प्रेस का लगभग पूरा काम संभाले था। यानी रिकीराम जो था प्रेस का काम पूरा संभालता था, देख लेता था। अखबार और बाजार का काम मिलाकर अब प्रेस में इतना काम था कि रिकीराम एक और ट्रेडिल खरीद लेने का परामर्श देना चाहता था। यानी जो अखबार और जो प्रेस था और बाजार अन्य काम जो था सभी को मिलाकर रिकीराम जो है एक अन्य ट्रेडिंग जो है खरीद लेने का परामर्श पुरी को देता था। उसके आग्रह पर हिंदी और गुरुमुखी लिपि के टाइप भी मंगा लिए गए थे। यानी जो वो रिकीराम के आग्रह पर हिंदी और गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। यह प्रश्न पूछा था कि गुरु निम्नलिखित में से गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। उसमें नेपाली, पंजाबी, हिंदी ऐसी वह अन्य 4 पर्याय दिए थे और उसमें गुरु लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। यह बात याद रखिए। पंजाब में सरकारी कागज़ों और विज्ञप्तियों के अंग्रेजी ही और उर्दू में छापे जाने की परंपरा चली आ रही थी। यानी पंजाब प्रांत में अंग्रेजी और उर्दू में ही पत्र छापे जाते थे। परंतु अब सिखों का आग्रह था कि पंजाबी को सभी कामों में स्थान दिए जाए। यानी जो सिख लोग थे उनका आग्रह था कि सभी कामों में पंजाबी भाषा को भी लिया जाए और हिंदी को भी सभी जगह स्थान दिए जाने की मांग करते थे। यानी हिंदू जो लोग थे वह हिंदी भाषा को सभी जगह पर स्थान देने की मांग करते थे। प्रेस के लिए काम की कमी न थी, जगह जगह नए प्रेस खुल रहे थे। यानी प्रेस के लिए काम की कमी नहीं थी, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में नए प्रेस खुल रहे थे। गिल ने नाजिर का काम संभाल लिया था। कनक दफ्तर न जा सकती तो भी पूरी की उपस्थिति अनिवार्य न होती। यानी गिल वहाँ पर आया था और गिल ने जो नाजिर का काम है वह संभाल लिया था और कनक न आती तो भी कोई उसको परेशानी न होती थी। पूरी को दूसरे बहुत से काम थे, वह प्रेस जाता भी तो 2-3 घंटे से अधिक ठहर पाता। यानी पूरी को भी बहुत से काम थे, वह प्रेस जाता तो 2-3 घंटे ही ठहर जाता। संपादकीय भी कभी कभी गिल ही लिख देता था। पूरी का काम सुविधा से चल रहा था, तभी एक दिन भारी विपत्ति आ पड़ी। यानी वह गिल भी कभी कभी संपादकीय लिख देता था और पूरी पर कोई लोड नहीं था, कोई सभी असुविधाजनक चल रहा था, तभी एक दिन एक विपत्ति आ जाती है। पूरी ऊपर दफ्तर में था। रुल्दू ने जीने से पुकारा, बाबूजी बाबूजी। यानी पूरी जो थे ऊपर दफ्तर में पूरी जो ऊपर दफ्तर में था और रुद्दू जो नौकर था वह नीचे से जीने से पुकार रहा है कि बाबूजी बाबूजी। कचहरे से बाऊ और सिपाही आए, यानी कचहरे से बाऊ और सिपाही आए हैं। पूरी ने अनुमान किया छपाई का कोई अर्जेंट काम होगा। यानी पूरी ने सोचा कि छपाई का कोई काम होगा। रिकीराम 3 दिन में
3 दिन से प्रेस में नहीं आ रहा था, यानी रिकी राम जो है 3 दिन से प्रेस में नहीं आया था। उसने न छुट्टी की दरख्वास्त भेजी थी, न कोई समाचार, यानी उसने कोई छुट्टी की दरख्वास्त भेजी थी, न कोई समाचार, फिर भी वह 3 दिन नहीं आया। प्रेस में यही अनुमान था, शायद बीमार हो गया होगा, यानी प्रेस में ये ही अनुमान था कि रिकी राम बीमार हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा है। प्रेस का काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझता था, पुरी को नीचे जाना पड़ा, यानी प्रेस का जो काम था दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता था, तो इसीलिए वह पुरी को नीचे जाना पड़ा। अदालत के आदमियों का प्रयोजन जानकर पुरी ने पांव तले की धरती हिल गई, यानी जो भी वह पुरी ने उस अदालत की और पुलिस की जो भी बातें सुनकर पहले तले की जमीन हिल गई। अदालत से मस्क्यूरियान कुर्की के क्लर्क कमल प्रेस से 13,125 रुपया वसूल करने आए थे, यानी जो वह अदालत से जो क्लर्क और जो अदालत के व्यक्ति थे वह कमल प्रेस से 13,000 रुपये वसूल करने आए थे। रुपया न दे सकने की अवस्था में वे प्रेस पर कब्जा लेना चाहते थे, यानी रुपया न दिया तो वह प्रेस पर कब्जा कर लेंगे। पूरी बहुत घबरा गया, कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने गील को बुलवाया, यानी पूरी जो है वह बहुत घबरा गया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो उसने गील को बुलाया। अदालत का हुक्म देखने पर मालूम हुआ कि अदालत ने कमल प्रेस के मैनेजर रिकीराम के खिलाफ अच्युतखुम राम महाराज की 13,125 रुपये की डिग्री मंजूर करके प्रेस की कुर्की का हुक्म जारी कर दिया था। पूरी और प्रेस के दूसरे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, यानी गिल ने वह पत्र पढ़ा और वहाँ पर जो था वहाँ पर जो अदालत ने कमल प्रेस के मैनेजर रिकी राम के खिलाफ कंप्लेन थी और उसके खिलाफ जो था अच्छारू राम महाराज की 13,125 रुपये की जो डिग्री मंजूर करके प्रेस की कुर्की का हुक्म जारी किया था, यानी प्रेस पर कब्जा करने का हुक्म जारी किया था, नहीं तो 13,125 रुपये देने की। और यह सिर्फ गिल ही समझ चुका था, बाकी कोई नहीं समझते। पूरी गस्तुरायान के साथ गिल को छोड़कर समीप बाजार में गया, यानी पूरी जो है वहाँ समीप के बाजार में गया। उसने सरदार मेहर सिंह के यहाँ से सूद जी को फ़ोन किया, यानी मेहर सिंह के यहाँ से जाके सूद जी को फ़ोन किया। सूद जी भी कुछ समझ न पाए, यानी सूद जी ने भी कुछ समझ न पाए। उन्होंने मेहर सिंह से अनुरोध किया कि सरदार मेहर सिंह और लाला कृपाराम पुरी की सहायता करे, यानी उसने जो वहाँ पर जो मेहर सिंह है, कृपाराम है, उसको उसने सहायता मांगी। ज़रूरत हो तो ज़मानत दे देंगे, शेष वे पता करेंगे, यानी वह ज़रूरत हो तो ज़मानत दे देंगे, शेष पता करेंगे। पूरी ने मेहर सिंह और कृपाराम को बताया, रिकीराम प्रेस का मैंने जर नहीं, केवल साधारण नौकर था, यानी वह कह रहे हैं पूरी कह रहा है कि मेहर सिंह और कृपाराम से समझा रहा है, रिकीराम जो था वह प्रेस का मैनेजर नहीं था, वह एक साधारण नौकर था। प्रेस के नाम पर कर्ज लेने का उसे कोई अधिकार न था, यानी प्रेस के नाम पर उसे कर्ज लेने का कोई अधिकार न था। प्रेस के लिए अच्छारूराम से कोई कर्जा नहीं लिया गया, यानी प्रेस के नाम से अच्छारूराम से कोई कर्जा नहीं लिया गया। सरदार मेहर सिंह और लाला कृपाराम कचहरी कानून की बात समझते थे, यानी जो सरदार मेहर सिंह है, लाला कृपाराम जो है वह कचहरी की बातें, कानून की बातें समझते थे। वे मामला भाप गए। उन्होंने पुरी को समझाया, रिकीराम ने कुछ जाल रचा है, यानी उसने जो उन लोगों ने जो भी जाल रिकीराम ने फैलाया है वह पुरी को समझाया। अदालत ने गवाही के आधार पर रिकीराम को प्रेस का मैनेजर और मुख्तार मानकर अच्छारू राम को डिग्री दे दी थी, यानी वह प्रेस का ये मानकर अदालत ने रिकीराम को गवाह बनाकर अच्छाराम को डिग्री दे दी थी। तुम्हें अदालत के हुक्म के खिलाफ कानूनी चाराकोई करनी होगी। यहाँ वह कहते हैं कि तुम्हें अदालत के खिलाफ कोई कानूनी जो कार्रवाई है वह करनी पड़ेगी, लेकिन वह दाद की बात है, फिलहाल प्रेस को बचाना ज़रूरी है। यानी पूरी कहता है कि वह तो बात है, लेकिन
प्रेस को भी बचाना ज़रूरी है। सूद जी के लिहाज से सरदार मेहर सिंह ने कमल प्रेस का सुपुर्दवार बनाना स्वीकार कर लिया। यानी वह मेहर सिंह जो है वह सूद जी का पहचान वाला है, तो वह कहता है कि मैं कमल प्रेस को एक सही ढंग से रखूँगा, स्वीकार किया। संध्या संध्या तक प्रेस के पूरे सामान की लिस्ट बनाई गई। एक लिस्ट अच्छारू राम ने ले ली, एक मस्कुरी ने रख ली। यानी वह शाम तक जो भी प्रेस का सामान है उसकी लिस्ट बनाई, और एक जो लिस्ट है वह अच्छारू राम ने ली और एक मस्कुरी ने, यानी एक अदालत के अधिकारी ने रखी, और एक जो है वह अच्छारू राम की जिसके पास से कर्जा लिया था उसने। पुरी और गिल आटा होशियारपुर में रिखीराम को ढूंढने गए। यानी पुरी और गिल जो है वह होशियारपुर में रिखीराम को ढूंढने गए। काफ़ी खोज पड़ताल के बाद रिखीराम का मकान मिला। यानी काफ़ी खोजने के बाद रिखीराम का पता मकान मिला। गली से ही ट्रेडल मशीन के चलने की आहट आ रही थी। मालूम हुआ वह कई दिन पहले एक ट्रेडल मशीन खरीद लाया था। यानी वह ट्रेडल मशीन जो है वह चलने की आवाज़ आ रही थी, और प्रेस में भी पता चला था कि रिकी राम ने जो ट्रेडल मशीन है वह खरीद लाई थी। रिकी राम ने आंखें दिखाकर बात की, जो करना है कर लो, प्रेस तुम्हारे बाप का था। यानी वह रिकी राम कहता है कि जो करना है कर लो, प्रेस जो था तुम्हारे बाप का था, प्रेस पर हक मेरा था। जेहलमल में अपना प्रेस छोड़कर आया हूँ। यानी वह कहती कि रिकी राम, प्रेस पर तो हक मेरा ही था, मैं तो जेहलमल नामक यानी लाहौर में प्रेस छोड़कर आया हूँ। तू जानता ही क्या था कांग्रेसी वह पुरी को कहता है कि तू जानता ही क्या था, कांग्रेसी मिनिस्टर के चूतड़ पोछ कर प्रेस दबा लिया। यानी वह कहती कि पुरी को, तू जानता ही क्या था, उस कांग्रेसी नेताओं को दबा दबा कर उसके साथ रह कर तुमने प्रेस दबा लिया। मुझे आंखें दिखाता है, प्रेस तेरा नहीं मेरा है। 18 महीने में तुझे इतना कमा कर दिया है। यानी वह पूरी कहता है कि प्रेस तेरा नहीं मेरा है, 18 महीने में तुझे इतना प्रेस ने कमा कर दिया है। तूने मेरा कौन एहसान माना, भिखारी से शाह बना दिया, मुझ पर चोरी लगाने आया। यानी वह कहता है रिखीराम कि तू तेरा एहसान क्यों मानता है, और मुझे भिखारी से शाह बना दिया और फिर मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है, ऐसा रिखीराम कह रहा है। पहले 13,000 सवा सौ रुपये भर दे, फिर यहाँ आना, जो बात करनी हो अदालत में करना। यानी वह कहता है रिखीराम, पहले जो भी है 13,000 सवा सौ रुपये वह देना, और फिर मुझसे जो बात करनी है वह अदालत में बात करने के लिए आना। संध्या समय पूरी कनक और गिल नैयर के यहाँ गए। यानी शाम के समय पूरी गिल जो है वह नैयर के पास गए, क्योंकि नैयर जो था वकील था। कांता और नैयर ने ध्यान और चिंता से मामला सुना। यानी नैयर ने ध्यान से मामला सुना। कनकपुरी और गिल समझ ही नहीं पा रहे थे कि अदालत ने रिखीराम को प्रेस का मैनेजर मुख्तार कैसे मान लिया। यानी वह समझ नहीं पा रहे थे लोग कि अदालत ने रिखीराम को प्रेस का मैनेजर कैसे मान लिया। अच्छारू राम ने उसे प्रेस के नाम पर इतना रुपया उधार कैसे दिया, अदालत ने उसे कैसे डिग्री दे दी। यानी वह सोच रहे हैं कि अच्छारू राम ने भी उसको इतना प्रेस के नाम पर कर्जा कैसा दिया और डिग्री भी कैसे दी। नैयर के प्रश्नों के उत्तर में पुरी ने बताया, पिछले महीनों में रिखीराम के नाम अदालत से कई बार सम्मन आए थे। यानी वह नैयर को पूरी बता रहा है कि पिछले माह में कई जो पत्र थे, कई सम्मन जो थे वह अदालत से रिखीराम पे नाम पर आए थे। वह कई बार आधे पूरे दिन की छुट्टी लेकर अदालत जाता था। यानी वह कई बार अदालत जाता था पूरे दिन की या आधे दिन की छुट्टी लेकर। रिखीराम कह देता था कि उसके मोहल्ले में कोई मारपीट का मामला हो गया था। यानी रिखीराम बताता था कि उसके मोहल्ले में कोई मारपीट का मामला हुआ था, इसलिए वह जा रहा है, उसे गवाही देने जाना पड़ता था। सितंबर 1947 में रिखीराम सूदजी से इसाक मोहम्मद के बंद पड़े कमाल प्रेस को चालू कर सकने की अनुमति मांगने गया था। यानी वह 47 में सितंबर 1947 में रिखीराम जो है सूदजी को इसाक का जो प्रेस था कमाल प्रेस वह चालू करने की अनुमति मांगने के लिए गया था, लेकिन वह सूदजी ने उसको नहीं दिया। उसे विश्वास कर लेना पड़ा था कि प्रेस सूदजी की संपत्ति थी। निर्वाह के लिए उसने कमल प्रेस में नौकरी कर ली। यानी उसको चालू करने की अनुमति दी, लेकिन निर्वाह करने के लिए, जीने के लिए उसको कमल प्रेस में नौकरी करनी पड़ी, कमाल प्रेस में। मई 1948 में इसाक मोहम्मद परमिट लेकर पाकिस्तान से जालंधर आया था।
यानी जो इसाक जो था वह पाकिस्तान से जालंधर आया था। ईसाक अपना प्रेस सूद जी को सौंप गया था। उसे आशा थी कि सूद जी की सहायता से अपने प्रेस के दाम वसूल कर सकेगा। यानी वह ईसाक जो था अपना प्रेस वह सूद जी को देकर गया था और उसको आशा थी कि वह कभी भी सूद जी के पास से प्रेस का दाम वसूल कर सकेगा। ईसाक ने अपनी करुणाजनक स्थिति बताई, यानी ईसाक ने जो भी स्थिति है वह बताई। पाकिस्तान में उसे सिंह में शक्कर भेज दिया गया था, यानी वह पाकिस्तान में उसे सिंध ने शक्कर भेज दिया गया था। सिंध सिंध की बोली उसके लिए अबोध थी, यानी जो सिंध प्रांत की जो बोली थी उसके लिए अबोध थी, वह समझता नहीं था। शहर में यूपी और बिहार में भागकर आए मुसलमान शक्कर शहर में भर गए थे, यानी उस पाकिस्तान में जो बिहार से प्रांत से जो आए हुए मुसलमान थे वह शक्कर नामक शहर में भर गए थे, बस गए थे। वे लोग पंजाबी मुसलमानों को दहकानी असभ्य समझते थे, पंजाबी और सिंधी बोली पर हंसते थे। यानी वहाँ के जो लोग थे वह पंजाबी और दहकनी यानी दक्खनी जो बोली पर असभ्य लोग समझते थे और उनकी बोली पर हंसते थे। उनका ख्याल था जो उर्दू नहीं बोल सकता वह मुसलमान क्या, यानी वह वहाँ के लोग मुसलमानों का यह कहना था कि जो उर्दू बोल सकता है वही मुसलमान है। पाकिस्तान के शहरों से निकल दिए गए हिंदू सिख अक्सर सभी दुकानदार व्यापारी या पेशेवर थे, यानी पाकिस्तान से निकाले गए जो हिंदू थे वह कई दुकानदार या व्यापारी थे। भारत में पाकिस्तान पहुंचे मुसलमान नौकरी पेशा या कारगिर लोग थे, यानी भारत से जो पाकिस्तान गए हुए मुसलमान थे वह नौकरी पेशा करने वाले या कारीगर लोग थे। वे दुकान तिजारत क्या समझते, यानी वह दुकान और तिजारत दुकान वो व्यापार करने की बातें वह क्या जाने, वह तो नौकर या कारीगर थे। ईसाक ईसाक को रोजगार के लिए एक हिंदू पंसारी की दुकान अलाट कर दी गई थी, यानी ईसाक को एक दुकान दे दी थी। इस नए रोजगार को वह कुछ समझता नहीं था। सूखा मेवा बादाम मुनक्का किशमिश खुजार छुहारा कुछ बाल बच्चे खा गए, यानी जो भी सामान था वह सूखा मेवा बादाम मनुका किशमिश खुशहारा जो भी था वह बाल बच्चे खा गए थे। कुछ जिस भाव भाव बिका बेच दिया, यानी जिस भाव में बिका उस भाव में उसने बेच दिया। हजारों का माल होगा पर उसने उसके लिए तो कूड़ा ही था, यानी हजारों का माल था लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह बेचने की जो कला है कौशल्य है वह जानता ही नहीं था ईसाक। वह क्या जानता कौन खास घास बन फपरसा थी और कौन नीलोफर और कौन गोजवा, यानी वह जानता ही नहीं था उस माल को कैसे बेचे, उसको कुछ बेचने की या व्यापार करने की यह कौशल ही नहीं था। सफ़ेद मसूली और काली मूसली उसकी बला जाने। आधी बोरी काली मिर्च उसने 3 रुपये सेर के भाव से बेच दी थी, यानी आधी बोरी जो काली मिर्च थी उसने आधी 3 रुपये सेर के भाव से बेच दी थी। जालंधर आकर मालूम हुआ कि भाव 35-40 रुपये है, यानी जालंधर आने के बाद उसको पता चला कि भाव जो है 35-40 रुपये एक शेर का है, लेकिन उसने तो 3 रुपये में बेच दिया था। बेचारे ने सिर पीट लिया। दुकान पर कोई कोई तुगलका मांगने आ जाता, कोई बिदाना, वह क्या पहचानता न चीज़ों को, यानी वह चीज़ें भी नहीं जानता था दुकान के। उसकी माँ कभी कभी कुछ बता देती थी, पुराने लोगों को इन चीज़ों की पहचान होती थी, यानी वह उसकी माँ भी कभी कभी वह चीज़ों को बता देती थी, पुराने लोगों को इन सभी चीज़ों की नाम और जो कुछ भी है वह पहचानती। वह जिस बोरी में झांकता या डिब्बे को खोलता छींकों से परेशान हो जाता था, यानी वह जिस डब्बे को खोलता तो वह उसको छींकें आ जाती थी। डरता रहता दवाई की जगह जहर ही दे दे गेहूँ चना बाजार होता तो भी एक बात थी, यानी वह डरता था कि कहीं दवाई की जगह पर मैंने गलती से जहर दे दिया तो। और वह बाजार चना दाल शक्कर यह तो काम था, यह अलग था, लेकिन यह तो दवाई का था। ग्राहक आता तो उसे कह देता, भाई तुम पहचानते हो तो ढूंढ कर ले लो, यानी कोई ग्राहक आता है तो वह ग्राहक से कहता था तुम यदि वह दवा पहचानते हो तो ढूंढ कर ले लो। इसाक ने अपने पुराने हमसाये भाई हीरा गेट के घटी साज हाजी इमाम दीन का भी हाल सुनाया, यानी वहाँ का जो उसका भाई था उसका भी हाल सुनाया। हमाम दिन भी सखर में ही था, यानी वहाँ हमाम दिन जो था उसका भाई ईसा का
वह भी शक्कर में ही था। उसे किसी हिंदू की विलायती शराब की दुकान अलाट हो गई थी, यानी उसको किसी हिंदू की जो शराब की दुकान थी वह मिल गई थी। वह हाजी नमाजी आदमी था, शराब को छू नहीं सकता था, यानी वह जो था एक नमाज करने वाला का, नमाज में जाने वाला एक अच्छा वह व्यक्ति था, तो वह शराब छू भी नहीं सकता था। सरकारी अफसर जब चाहते बोलता उठा ले जाते थे। पुराने रईस लोग भी 50 रुपए की बोतल उठा ले जाते थे और 10 रुपए का नोट डाल जाते थे, यानी वह शराब को छूता नहीं था। जो भी लोग आते उसको जो चाहिए वह मूल्य देकर ले जाते थे। गरीब की दुकान खाली हो गई गई हाथ कुछ लगा नहीं। वह घड़ी साजी के औजार लाने के लिए लाहौर गया था, लेकिन दाग नहीं दे पाया, यानी वह जो अन्य जो सामान है वह घड़ी का वो अन्य सामान भरने के लिए गया, लेकिन कुछ उसके हाथ न लगा था। लोग 1 के 5 मांगते थे, गरीब बिना रमज़ान के ही रोज़े रख रहा था, यानी वह लोग बेभाव मांगते थे। गरीब जो था वह बिना रमज़ान के ही रोज़ा रखता था, यानी भूखे रहते थे। पूरी ने इसहाक को आदर से टिकाया था, लस्सी पराठे गोश्त गोश्त खिलाकर खातिर की, यानी वह पूरी ने जो है इसहाक को आदर से रखा, जो भी उसकी खातिरदारी है वह की थी। इसहाक को संतोष भी हुआ कि उसकी मशीनें ढंग से चल रही है, यानी इसहाक को संतोष हुआ था देखकर कि उसकी जो प्रेस था मशीन था वह ठीक ढंग से चल रही है। इसहाक को कानून के अनुसार पूरा अवसर था कि उसका जेवर सोना चांदी कहीं गड़ा रह गया हो तो वह निकाल कर ले जाए, परंतु हिंदुस्तान छोड़कर जाने वालों को अपनी संपत्ति बेचकर जाने का अधिकार नहीं था। यानी वह कानून ने उसको बताया था, जो भी उसने पैसा जेवर है वह कहीं छुपा कर रखे हो या दबा कर रखे हुए तो वह ले जा सकता था, लेकिन जो संपत्ति है वह बेचकर नहीं ले जा सकता था। सूद जी गैर कानूनी काम की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं थे, यानी सूद जी थे वह गैर कानूनी यानी प्रेस का पैसा देने के लिए वह तैयार नहीं थे। रिकी राम ने इसहाक को अपना दुख सुनाया, यानी रिकी राम ने भी इसहाक को अपना दुख सुनाया। वह भी वह भी तो जेहल में अपना प्रेस छोड़कर आया था, यानी रिकी राम भी जो पाकिस्तान की तरफ से अपना प्रेस छोड़कर आया था। ईश्वर को जो मंजूर था, अप्रत्यक्ष तौर पर सूद जी ने पुरी को इसहाक के लिए 2000 रुपये का प्रबंध कर देने के लिए कहा, यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को जो मंजूर था वह तो हो गया, फिर भी सूद जी ने पुरी को इसहाक को 2000 रुपये देने के लिए कह दिए थे। पुरी को कृपाराम से 1000 उधार भी दिलवा दिया, यानी पुरी को कृपाराम जो था वहाँ से 1000 भी दिए थे। इसहाक तो निराश लौट गया, परंतु रिकीराम के मन में कसक बैठ गई, यानी इसहाक जो था वह तो निराश होकर लौट गया, लेकिन जो रिकीराम था उसके मन में एक कसक बैठ गई थी, एक बात छुपी थी। उसने अच्छारू राम महाजन के हाथ मिलकर षड्यंत्र किया, यसने उसने जो अच्छारू राम था उसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया। प्रेस में उसे सभी कुछ कर सकने का अवसर था, यानी प्रेस में वह जो चाहे वह कर सकता था, सभी अधिकार सभी अवसर था। वह प्रेस के छपे हुए चिट्ठी लिखने के कागज़ों पर फाड़ कमल प्रेस मैनेजर की मोहर लगाकर ले गया, यानी वह जो है वह कागज़ पर कमल प्रेस मैनेजर की मोहर जो है वह लगाकर ले गया। उन कागज़ों पर उसने कुछ समय के अंतर से पिछली तारकों में से 6% सूद पर 12,000 के प्रोट नोट लिखकर अच्छारू राम को दे दिए और 3,000 रुपया नगद ले लिया। ऐसने उसने उस कागज़ों पर अलग अलग तारकियों में डालकर कुछ जो भी प्रमोट है लिख दिए, यानी जो भी मूल्य है वह लिख दिए और 3,000 रुपये नगद ले लिए थे। नैयर ने अनुमान प्रकट किया और किराम ने अच्छारूराम को समझा दिया होगा, मैं अदालत में कर्जा कबूल कर लूँगा, डिग्री हो जाएगी, कमल प्रेस हम दोनों साझे में चला रहे हैं। यानी वह कहते हैं नैयर ने समझा दिया पुरी को कि रिकीराम ने जो है वो एक चाल चली है, उसने कहा है कि अच्छारूराम से कि मैं जो प्रेस जो है वह हम साझे में दोनों साझे में चला रहे, ऐसा वो अदालत में होगा। पूरी 12,000 कहाँ से देगा, मशीनें इस ज़माने में 15,000 से कम की ही नहीं है, यानी वो पूरी जो है 12,000 कहाँ से देगा, मशीनें जो ही है वह 15,000 के आसपास की होगी। हम तुम मिलकर प्रेस चलाएंगे, 700-800 माहवार की आमदनी रोज़ाना है, यानी वह कहते हैं
कि रिकी राम और जो ये है, वह कहती कि मशीनें जो है हम दोनों साझे में हैं, दोनों मिलकर प्रेस चलाएँगे। नीलाम में दाम बहुत ऊपर जाएगा तो 20,000 हो जाएगा, यानी जो भी नीलाम होगा तो वह दाम ऊपर जाएगा तो वह पैसा अच्छा खासा आएगा। तुम्हें 7-8 हज़ार देना भी पड़ा तो 15,000 का माल हाथ लगेगा, यानी वो 7-8 हज़ार देने ही पड़े तो 15,000 का माल हाथ लगेगा। अछाड़ू राम ने सोचा होगा, पूरी अगर आधे पर अपना हक साबित कर देगा तो भी अच्चारूराम कानून प्रेस में आधिपत्य का साझीदार बन जाएगा। यानी वह जो अच्चारूराम ने सोचा कि पुरी ने भी आधे आधे प्रेस पर यदि खुद का अधिकार बताया तो भी अच्चारूराम को कानून की तरफ से आधी जो प्रेस है वह तो साझेदारी में मिली जाएगी। कनकपुरी और गील हैरान थे। कनक ने अविश्वास प्रकट किया, यह हो कैसे गया? यानी कनक ने अविश्वास प्रकट किया और कहा कि यह कैसे हो गया? अदालत ने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? फिर अदालत ने भी ऐसा फैसला कैसे दिया? यह सोच रही है कनक। तो यहाँ आज इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।